वेलकम एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है फार्मा ज्ञान बाई वैभव अग्निहोत्री। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरुआत करी थी। आज हम लोग उसी का लेक्चर 2 रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स और नेसल डिकॉन्जेस्टेंट्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट करते हैं, मींस रेस्पिरेशन को फास्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स, और कुछ किताबों में ये आपको एनालेप्टिक्स के नाम से भी मिलेंगे। इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि दे आर ऑल्सो नॉन एज एनालेप्टिक्स। ठीक है, और एज देयर नेम सजेस्ट दे स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन, मतलब कि ये जो श्वसन है, श्वसन की अभिक्रिया होती है उसको तेज करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये ट्रीट करते हैं द एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, यानी कि जो एक एक्यूट और क्रॉनिक का मतलब होता है एक्यूट, ये वो डिजीज कंडीशन होती है जो कि काफी छोटे समय से किसी विक्टिम को हुई है और ट्रीटेबल कंडीशन है। ठीक है, और क्रॉनिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि बहुत लंबी बीमारी चली आ रही होती है, जिसका इलाज या तो बहुत लंबे समय में हो सकेगा या फिर वो लाइलाज हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्रॉनिक। इसीलिए यहां पर किया गया है कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स जो होते हैं दे ट्रीट्स द एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर एंड दे इंक्रीज द अर्ज टू ब्रीथ। मतलब कि किसी भी रीजन से, चाहे वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ हो उसके अंदर, या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सूज गई हो, या फिर उसके अंदर कफ जम गया हो, उन सभी चीजों को नॉर्मल करने के बाद में एक रिलैक्स फील कराएगा विक्टिम को, और उसको फील कराएगा कि अब हमें कंप्लीट वॉल्यूम में क्या करना है, ब्रीथ करना है, सांस लेनी है। ठीक है, उसी चीज को मैंने यहां लिखा हुआ है, दे इंक्रीज द अर्ज टू ब्रीथ। इसके अलावा दे स्टिमुलेट सीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मेनली ये जो ड्रग्स होती हैं ये ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड पर एक्ट करती हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड को जब ये स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा, इनमें जो रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है वो रेस्पिरेटरी सेंटर रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर देता है, जिस वजह से जो ब्रीथ होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो ड्रग्स होते हैं, जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं, दे आर यूजफुल इन एम्फिसेमा। ठीक है, दे आर यूजफुल इन एम्फिसेमा। इसके अलावा ये अस्थमा में भी इस्तेमाल करी जाती हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक यानी कि बहुत लंबे समय से चले आने वाले ब्रोंकाई में जकड़न को या फिर उसके अंदर इन्फ्लामेशन को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, एंड कॉमा ऑल्सो। ठीक, इसके अलावा ये जो ड्रग्स होती हैं दे इंक्रीज द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम ये एक वॉल्यूम होती है कि एक ब्रीथ के अंदर, मीन्स एक बार सांस लेने में कितना वॉल्यूम गैसेस एक्सचेंज हुआ है, मतलब कि कितना वॉल्यूम आपने कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी के अंदर से बाहर निकाला और कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन आपने एनवायरमेंट से अंदर इनहेल किया। ठीक है, वो जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम को कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। और जो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स होते हैं ये टाइडल वॉल्यूम को एनहेंस करते हैं या फिर इंक्रीज करते हैं, मतलब कि अब जो ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे उसकी वॉल्यूम पहले जो आप कर रहे थे उससे ज्यादा होगी। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं जैसे कि डॉक्साप्राम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाली ड्रग होती है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन में डॉक्साप्राम को आईवी रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब कि इंट्रावीनस रूट के थ्रू डॉक्साप्राम को एडमिनिस्टर किया जाएगा इन केस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। इसके बाद में ये एक्ट करते हैं बाय प्रमोटिंग द सेंट्रल न्यूरॉन, मतलब कि जो मैंने यहां बताया था कि दे स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसी चीज को वर्डिंग चेंज में यहां पर लिखा हुआ है, दे एक्ट बाय प्रमोटिंग द सेंट्रल न्यूरॉन्स, मतलब कि वो न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फाइंड आउट होते हैं, वहां पर मौजूद होते हैं, जैसे कि सेंसरी और मोटर और मिक्स्ड कैटेगरी के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देगा ताकि रेस्पिरेशन बढ़ सके। फिर इसके अलावा दे एक्ट ऑन ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, वही चीज जो फिर मैंने यहां पर आपको बताई कि ये ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड पर एक्ट करते हैं। बेसिकली दे कैन स्टिमुलेट द मेड्युलरी, रेस्पिरेटरी एंड वेसोमोटर सेंटर।
बिल्कुल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे बॉडी के काफी सारे सेंटर मौजूद होते हैं, जिनमें से कुछ मेडुलरी, रेस्पिरेटरी और वेसोमोटर सेंटर भी होते हैं, जो कि डॉक्साप्राम स्टिमुलेट करता है, यानी कि अब रेस्पिरेशन है वो फास्ट हो सकता है। इसके बाद में इनके कुछ एडवर्स रिएक्शंस होती हैं, कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि नोजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट फील करता है कि उसको वॉमिट हो रही है, मींस वॉमिट सेंसेशंस होते हैं बट वॉमिट नहीं होती, उस कंडीशन को कहा जाता है नोजिया। इसके अलावा कफ होती है, जाहिर सी बात है ड्रग्स हैं, रेस्पिरेशन फास्ट होगा तो कुछ विक्टिम में कुछ टाइम के लिए कफिंग भी हो सकती है। देन रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी महसूस होगी, व्यक्ति परेशान रहेगा। टैकीकार्डिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट की रिदम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। और ट्विचिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। तो ये बात हुई रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स की। अब इसके बाद में हम हमारे इस वीडियो के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नेसल डीकॉन्जेस्टेंट होते हैं, ठीक है। नेसल डीकॉन्जेस्टेंट अगर हम देखें तो डीकॉन्जेस्टेंट या फिर डीकॉन्जेशन क्या होता है? डीकॉन्जेशन मतलब ये होता है कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर एक्ट करती हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि अगर हमारे नेसल और ब्रोंकियल कॉन्जेशंस यानी कि उसके अंदर मौजूद म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो स्वालो हो जाती है, मींस सूज जाती है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है नेसल और ब्रोंकियल डीकॉन्जेशंस, ठीक है। अब नेसल डीकॉन्जेस्टेंट ये ड्रग्स क्या होते हैं? ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि कॉन्जेशंस को रिलैक्स करें, मींस जो स्वालो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं उनको रिलैक्स करा करके उस नेसल पैसेज को क्लियर करने का काम करते हैं, उनको कहते हैं नेसल डीकॉन्जेस्टेंट, राइट। वही चीज है, दे आर द वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट्स दैट श्रिंक्स द स्वॉलोएन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेसल पैसेज। मतलब कि नेसल पैसेज के अंदर सूजी हुई म्यूकस मेम्ब्रेन को सिकोड़ने का या फिर रिलैक्स कराने का काम करने वाले वेसोकॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट को नेसल डीकॉन्जेस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में दे आर ऑफरिंग द रिलीफ फ्रॉम नेसल कॉन्जेशंस, मतलब कि नाक में या फिर ब्रोंकाई में होने वाली जकड़न से आराम दिलाने का काम करती हैं ये नेसल डीकॉन्जेस्टेंट। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, दे आर कॉमनली यूज्ड व्हेन द नेसल एंड ब्रोंकियल डीकॉन्जेशंस अकर्स इन हे फीवर, यानी कि कुछ ऐसे रूरल एरियाज में रहने वाले लोग जो कि लेबर वर्क के होते हैं उनमें हे फीवर कॉमनली देखा जाता है। जब वो खेत में या फिर किसी भी जगह पर काम करते समय उनके नाक में भूसा या कोई भी अदर डस्ट पार्टिकल, कोई भी इरिटेटिंग चीज एंटर करती है जो उनके लंग्स में एक्यूमुलेट हो या फिर उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्यूमुलेट हो जाती है, उस वजह से जो फीवर एसोसिएट होता है उसे कहा जाता है हे फीवर। एलर्जिक रेनिटीज यानी कि डस्ट से या फिर किसी और ऐसी चीज से एलर्जी होना जिस वजह से कोल्ड, कफ, स्नीज इस तरीके के सिम्टम्स मिले, उसकी वजह से होने वाले डीकॉन्जेशंस में। और कॉमन कोल्ड यानी कि फ्लू या फिर सर्दी लग जाने की वजह से जो जुकाम खांसी होती है, उन सभी सिम्टम्स में क्योर करने का काम करता है नेसल डीकॉन्जेस्टेंट, ठीक है। दे आर सिंपैथोमाइमेटिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स शोइंग अल्फा कॉनिस्टिक इफेक्ट। मतलब सिंपैथोमाइमेटिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स का मतलब ये होता है कि ये जो ड्रग्स होती हैं ये एसएनएस यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं और वहां पर मौजूद जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उनके लिए एगोनिस्ट की तरह एक्ट करती हैं। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में अंतर ये होता है कि एगोनिस्ट को उस रिसेप्टर से बाइंड करने के लिए कॉम्पिटिट नहीं करना पड़ता है, आसानी से बाइंड हो जाता है, और एंटागोनिस्ट उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है, इसीलिए उसको उस रिसेप्टर में बाइंड करने के लिए कॉम्पिटिट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में जो नेसल डीकॉन्जेस्टेंट होते हैं उसके अंदर दो तरीके की प्रिपरेशंस अवेलेबल होती है। पहली प्रिपरेशन होती है नेसल प्रिपरेशंस, इसके अंदर कुछ इनहेलर्स और एरोसोल्स जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो प्रिपरेशंस इंक्लूड करी जाती हैं। इनहेलर्स में जैसे इफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड जिसकी कंसंट्रेशन 0.5% रहती है, और दूसरा होता है फिनाइल एफ्रीन जो 1 से 2% कंसंट्रेशन के साथ में इनहेलर के रूप में यूज किया जा सकता है। फिर
ओरल प्रिपरेशंस होती हैं कुछ, जैसे कि टैबलेट में और सिरप के फॉर्म में मिलने वाली कुछ दवाइयाँ, जैसे कि इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, फिनाइल प्रोपानोलामीन 25 मिलीग्राम और 50 मिलीग्राम की टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं। और दूसरी तरफ स्यूडोएफेड्रीन जो होती है, स्यूडोएफेड्रीन 30 मिलीग्राम की टैबलेट या फिर 30 मिलीग्राम प्रति 5 ml में सिरप के रूप में भी बाजार में मिलती है। ठीक है, और इनके कुछ एडवर्स इफेक्ट हैं या फिर साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन है। जाहिर सी बात है कि ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, और इसके अलावा टैकीकार्डिया मींस हार्ट की रिदम को भी डिस्टर्ब करेगा ओवरडोज होने पर, और नर्वसनेस, बेचैनी महसूस होगी, रेस्टलेसनेस, बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ने वाला मरीज को जो ओवरडोज कंज्यूम कर रहा है इसका, और सिर दर्द भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स एंड द नेसल डीकंजेस्टेंट। अपने अगले वीडियो में हम लोग इसके बाकी क्लासिफिकेशंस जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट्स और एंटीटसिव्स, ये दोनों टॉपिक्स कवर करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए यूजफुल हो सकती है तो प्लीज इसको शेयर भी करें।